जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर की एक तरीके से पांचों यूनिट्स थी, वो समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी। और अब जो हमारा नया टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का शुरू होगा वो सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर नहीं, सेकेंड सेमेस्टर का मैथ होगा, जिसमें कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड यूनिट्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की यूनिट्स मैंने पहले करवा रखी थी, लेकिन मैं फिर से करवाऊंगा क्योंकि उसमें आधे पार्ट में मैंने सॉल्व किया था और आधे पार्ट में बुक्स की इमेज दिखाई थी आपको। तो कुछ दिक्कतें आ रही थी स्टूडेंट्स को कि क्लियर नहीं है वो, तो मैं उसको फिर से कराऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है आपकी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो है जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पर दिखाया जाता है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा वाई कोऑर्डिनेट पर दिखाया जाता है। और इन दोनों को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये इसी ऑर्डर पर लिखे जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जोड़े के साथ तो हैं, पेयर के साथ तो हैं, लेकिन इनका ऑर्डर यही रहेगा, एक्स और वाई। मतलब इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, एक्स की जगह वाई नहीं ला सकते और वाई की जगह एक्स नहीं ला सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से। जेड से तो जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। आई वाई इसको बोलते हैं, आई को आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा। ठीक। जिसमें से x क्या है, रियल पार्ट, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, साथ में सम प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ठीक है, जहां पर x और y क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं? ये जो तरीका आपको दिख रहा है, एक्स प्लस आई वाई, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म। एक तरीका होता है जो ऐसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंगल पाई। पाई क्या है? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। और ये क्या है? ये इसका मॉड है, मॉडुलस ऑफ जेड। इसको मॉड जेड ऐसे लिखते हैं, और ये होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, या आयोटा थीटा या फाई। अगर मैं यहाँ पर थीटा लिखूं तो ये वही है। आर क्या है? इसका मॉड, ये। ठीक है। और जब इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं, आर ई की पावर आयोटा थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा
आई के ऊपर कैप नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आई के ऊपर कैप लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्यों नहीं ले रहा? जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आपकी पूरी इसी में चलेगी। अगर मैं x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखता हूं तो अलजेब्रिक फॉर्म होता है। अगर मैं मॉड के फॉर्म में लिखता हूं, मॉड और एंगल थीटा, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अगर मैं इसी को आई ई की एक्सपोनेंशियल पावर में लिखता हूं तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर मैं एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड कर देता हूं डी मॉर्गन थ्योरम के द्वारा, तो ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। किसी भी तरीके में आपको निकाला जा सकता है। जनरली अलजेब्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म यूज करते हैं, आर थीटा वाली, ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए होता क्या है कि एक तो है जेड, जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन है जो कि जेड का फंक्शन है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक्स, जैसे सिंपल जो है वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जेड। इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो आपकी यूनिट का नाम है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब आपको सोचने की बात है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो इसी तरह इस फंक्शन में भी 2 पार्ट होंगे, एक होगा रियल पार्ट और दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को डिनोट करते हैं एक्स यू से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं वी से। जेड चूंकि एक्स और वाई का फंक्शन है, इस वजह से यू भी एक्स और वाई का फंक्शन होगा और वी भी एक्स और वाई का फंक्शन होगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू यू जेड प्लस आई वी जेड, ये भी लिखा जा सकता है। जेड किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का, इस वजह से यहां पर ये लिख दिया गया। जहां पर यू क्या है? रियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और वी क्या है? इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन या इमेजिनरी फंक्शन। जो आई आयोटा का कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी वाला पार्ट है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए, ये जो एक्स और वाई या जेड को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लिखा गया जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, ऐसे लिख दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि x 2 है तो 2 इधर कहीं पड़ेगा और 3 y को के उसमें देखिए 3 प्लस में है, इस वजह से y की प्लस की तरफ, तो 2 प्लस 3i इधर पड़ेगा, तो z यहाँ पर 2। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i का मतलब यही है कि z इज इक्वल टू 2,3, मतलब रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3। अगर यहाँ पर 2 माइनस 3i लिखा जाता तो इधर कहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है और y निगेटिव, इसका मतलब 4th क्वाड्रेंट में पॉइंट पड़ता। ये जिस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा रहा कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। तो आर्गेंड प्लेन और कुछ नहीं है, जो आपने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई सिस्टम पढ़ा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही क्या है? आर्गेंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कॉम्प्लेक्स
फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बन जाता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, एक्स और वाई। ठीक है, अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो थीटा है, अगर मैं इसका मॉड निकालूं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ जेड, अगर जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो और इसका एंगल थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये जो थीटा है इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, ये इस नाम से भी पूछा जाता है आर्गूमेंट। इसका आर्गूमेंट निकालिए, तो आर्गूमेंट आप मतलब इसका थीटा निकालना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो कहानी है वो ये है कि अब आपका एफ जेड है u प्लस आयोटा v। ठीक है, u और v स्मॉल में है, u फंक्शन है x और y का, v फंक्शन है x और y का। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, x के रिस्पेक्ट में मैं इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए दे रहा हूं। देखिए, जब भी एक वेरिएबल होता है, जब भी एक वेरिएबल होता है तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन। यहां पर वेरिएबल हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होता है तो वहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ना होकर के क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो u का x के रिस्पेक्ट में होगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी को, ये इक्वेशन फर्स्ट है, अगर मैं इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए दे रहा हूं, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब आपको चार टर्म दिख रहे होंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, अब आप एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है सी आर इक्वेशन। इसका फुल फॉर्म है कॉची रीमन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इक्वेशन टू। इन दोनों इक्वेशन को बोलते हैं सी आर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? सी आर इक्वेशंस। याद रखिएगा ये रिजल्ट। ठीक है, डेरिवेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, निकलता ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, इन इक्वेशंस का फायदा क्या है? इन इक्वेशंस का फायदा ये है कि यहां पर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। आपने एक चीज पढ़ा है कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। दूसरा डेरिवेटिव, या ये कहिए डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। और तीसरा एनालिटिक। हमें तीन चीजें पढ़ना है, हमें यहां पर पहुंचना है। कंटिन्यूटी के पहले एक चीज और ध्यान में रखिए, लिमिट।
लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल है या नहीं, और उसके बाद आएंगे एनालिटिक पर। अगर आप देखिए, अगर आप 12th क्लास में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, तो वहां पर आपने लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ी होगी। कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कंटिन्यूटी में क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हैं, सपोज जेड नॉट में लिख रहा हूं, ये तीनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं, उसके लिए ये होना चाहिए पहली कंडीशन कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब ये चीज होल्ड करनी चाहिए। और दूसरा, जो डेरिवेटिव है जिसको आप एफ डैश जेड बोलते हैं, वो लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, या ये कहिए सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब सिंगल वैल्यूड, एक ही वैल्यू आए। ऐसा ना हो कि, कहने का ये मतलब है, देखिए इस डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचे तो यहां से यहां तक पहुंचने का जो एक तरीके से पैरामीटर है, वो पाथ पर डिपेंड ना करे। मतलब हम कहाँ, किस पाथ से यहां से इस पॉइंट तक पहुंचे, इधर से घूम कर पहुंचे या पूरा चक्कर लगा कर पहुंचे या डायरेक्ट जंप करके पहुंच गए, अगर हमारा वैल्यू इस पाथ पर डिपेंड कर जाएगा तो इसका मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये यहां से यहां तक की वैल्यू, ए से बी पर जाने की वैल्यू कभी भी पाथ पर अगर डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और फिर बाद में आता है एनालिटिक। आपके सिलेबस में जो है वो यही है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक। तो कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले लिमिट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एनालिटिक। एक फंक्शन एनालिटिक तब होगा जब वो दो कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला ये कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब लेफ्ट, राइट और उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए। और दूसरा, मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब मैं जरा इसका एक चार्ट बनाता हूं। अगर ये लिमिट है, उसके बाद आएगा कंटिन्यूटी। मतलब कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई जरूरी नहीं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो या। ठीक है, कंटिन्यूटी के बाद आता है डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस भी है और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो। ठीक है, अभी आपके एग्जाम्पल पर सब आपके सामने आएंगे। ठीक है, रटना नहीं है ना आपको ना मुझे। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। हम लिमिट से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसमें जो क्वालिटी होगी वो इसके पीछे वाले में सभी में होगी।
अब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, कन्फर्म है, लेकिन कोई कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और सबसे लास्ट में आता है एनालिटिक। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब कि वो डिफरेंशिएबल ही भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो कोई जरूरी नहीं कि एनालिटिक हो, वाइस वर्सा नहीं है। एनालिटिक है तो उसमें सारी कंडीशन फुलफिल करेंगी, लेकिन वो कंडीशन है तो कोई जरूरी नहीं कि एनालिटिक हो या ना। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ये जरा ग्राफ भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, और कुछ? और तो शायद इसमें कुछ नहीं है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस में। एक चीज और लिख लीजिएगा, एनालिटिक फंक्शन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अदर नेम इनके क्या है? होलोमॉर्फिक, मोनोजेनिक, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम भी है रेगुलर। ये सब वर्ड एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है एनालिटिक। ठीक, जैसे कहेगा सो दैट दिस फंक्शन इज होलोमॉर्फिक, तो आप ये मत कहिएगा कि होलोमॉर्फिक तो पढ़े ही नहीं, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि एनालिटिक है या नहीं, ये शो करना है। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है, एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट फंक्शन। एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन है जिसका मॉडुलस कांस्टेंट है, मतलब मॉड क्या है? कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। सपोज मैंने मान लिया एफ जेड एक फंक्शन है, इसका मॉड कांस्टेंट है, मतलब u प्लस आई वी अगर मैं लिखता हूं तो इसका मॉड क्या हो जाएगा एफ जेड का? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये दिया है। अब हमें ये शो करना है कि अगर मॉडुलस कांस्टेंट है तो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा, ये हमें शो करना है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आपसे पूछा जाता है कि सो दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज आल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन।
तो दो चीजें आपको पकड़ना है। पहली बात तो मॉडुलस कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट हमने मान लिया। दूसरा एनालिटिक है ये। एनालिटिक का मतलब क्या है कि ये क्या कंडीशन फॉलो करेगा, सीआर इक्वेशंस, और सीआर इक्वेशंस के टर्म क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस, तभी तो एनालिटिक है। तो हमें दिया है कि एनालिटिक फंक्शन, इसका मतलब ये है कि ये सीआर इक्वेशन फुलफिल करेगा। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये फुलफिल हो रही हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिया गया है कि वो फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, चलिए कांस्टेंट है तो मान लेते हैं कांस्टेंट है सी। इसको स्क्वायर कर दीजिए, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहां पर सी कांस्टेंट है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पहले से बता दें, ये बार बार नहीं बताया जाएगा, कि जेड में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मतलब कि एक्स और वाई दोनों। तो यू भी एक्स और वाई का फंक्शन है, वी भी एक्स और वाई का फंक्शन है। इसका मतलब जब भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन सा डिफ्रेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो टू यू, फिर यू का डिफ्रेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा टू वी डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। यही तो होगा ना। अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, टू यू डेल यू बाई डेल वाई प्लस टू वी डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो है नहीं, यह है। यहां से क्या मिला, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, u डेल यू बाई डेल वाई प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, डेल यू बाई डेल वाई किसके इक्वल है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। और डेल वी बाई डेल वाई है डेल यू बाई डेल एक्स के। ठीक, तो यू डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, चलिए स्क्वायर कर दीजिए।
एक मिनट, शायद बोर्ड हैंग कर गया। पुराना वाला इरेज हो गया, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट फंक्शन। एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन जिसका मॉडुलस कांस्टेंट है, वो खुद में एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये हमें प्रूफ करना है, या ये जो है शो ऑफ करना है। चलिए, कांस्टेंट मॉडुलस है, मान लेते हैं फंक्शन एफ जेड है, u प्लस आई वी, इसका मॉड कांस्टेंट है। मॉड एफ जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको मैंने नाम दिया c। ये फंक्शन एनालिटिक भी है, इसका मतलब क्या हुआ, एनालिटिक फंक्शन का मतलब ये है कि ये सी आर इक्वेशंस फुलफिल करेगा। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक, चलिए, ये कांस्टेंट है, स्क्वायर कर दीजिए, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट टाइम एंड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकेंड टाइम्स। तो फर्स्ट मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जेड में, एक्स और वाई दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा। तो टू यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस टू वी डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, टू यू डेल यू बाई डेल वाई प्लस टू वी डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, u डेल यू बाई डेल वाई प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, इसका मतलब डेल वी बाई डेल वाई की जगह क्या रख दीजिए, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और डेल वी बाई डेल वाई की जगह क्या रख दीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स। तो रख दीजिए, तो यही इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी u माइनस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, अब क्या हुआ, अब आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 क्या है, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0।
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई यहाँ पर कैसे आ गया, यही होगा। हाँ ठीक, एक्स। अब इसको क्या कर दीजिए, 1 और 3 को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ये 1 ही है इक्वेशन, ये वाली। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है एक फर्स्ट, ये दूसरा फंक्शन है सेकंड। दो फंक्शन का इनटू 0 है, इसका मतलब या तो ये फंक्शन 0 है या ये फंक्शन 0 है। ये फंक्शन तो 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट कैन नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि अगर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 हो गया, इसका मतलब क्या था कि मॉड एफ जेड वो 0 है। तो इसका मतलब ये 0 तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, आपको सी दिया है कांस्टेंट, इसका मतलब कि ये 0 नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही तरीका है कि क्या 0 हो जाए, डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है एफ डैश जेड जीरो। अब एफ डैश जेड 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश जेड 0 है, और एफ डैश जेड 0 है तो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट फंक्शन का। इट मींस एफ जेड इज कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। चलिए अब चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चंस में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 सच दैट द फंक्शन एफ जेड दिया है इज एनालिटिक। तो एफ जेड एनालिटिक तब होगा जब आपके पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो हमें C1 और C2 की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या केवल इक्वेशन सेटिस्फाई होने से फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा? नहीं, सेटिस्फाई भी होनी चाहिए, साथ में ये चारों अलग अलग टर्म कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। कंटिन्यूटी देख लेंगे कि होगी कि नहीं, लेकिन हमें तो ये कहना है कि एनालिटिक बनाने के लिए आपको CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कह रहा फाइंड एफ डैश जेड, आपको एफ डैश जेड निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। चलिए डेल यू बाई डेल एक्स, अब देखिए यू क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो गया यू और ये क्या हो गया, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिला, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो 2x माइनस 2y, डेल वी बाई डेल वाई
वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये आई वी था, तो खाली वी ही आपको देखना, आई मत ले लीजिएगा, यहाँ पर गलती होने के चांस आपके रहेंगे, तो जरा वो प्रैक्टिस से ही दूर होंगे, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2y प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस 2x। ठीक है, जरा यहाँ पर ये वाली इक्वेशन देखते हैं। डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2c1y -2x, और इसको x रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2c2x प्लस 2y। तो क्या आया, 2c1y -2x इज इक्वल टू -2c2x -2y। कंपेयर कीजिए x का कोफिशिएंट इसके साथ, तो -2 किसके इक्वल हो जाएगा, -2c2 के। यहाँ से c2 की वैल्यू क्या मिली, 1। 2c1 किसके इक्वल है, -2 के, तो c1 की वैल्यू क्या मिली, -1। c1 c2 मिल गए, ये आपका आंसर है। अब बात आती है एफ डैश जेड निकालने की, ठीक है। एफ डैश जेड कैसे निकालेंगे वो देखिए, ध्यान से देखिए। एफ जेड क्या था, u प्लस आई वी, तो एफ डैश जेड क्या है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए या y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो जरा डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या मिला, डेल यू बाई डेल एक्स, तो 2x 2x -2y प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2c2x प्लस 2y, ये मिलेगा। c2 की वैल्यू रख दीजिए, c2 की वैल्यू क्या है, 1, तो 2x -2y प्लस आई 2x प्लस 2y। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला, 1 प्लस आई एक्स वन प्लस आई एक्स प्लस 2 तो बाहर चला गया, आई -1 वाई। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, 2 एक्स प्लस आई एक्स प्लस आई वाई -y, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग करके,
एक्स प्लस आई वाई, ये तो हो गया जेड। तो 2, ये हो गया जेड प्लस आई, कॉमन ले लीजिए, तो एक्स आई कॉमन का मतलब कि आई से आपने भाग दिया है। आई स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर -1 की जगह आई स्क्वायर रखेंगे, तो आई से अगर भाग करेंगे तो एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई। अगर गड़बड़ हो रही हो तो वो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आई एक्स हो जाएगा, आई एक्स आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू होती है -1 का अंडर रूट, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। अब ये एक्स प्लस आई वाई क्या है, जेड, तो क्या मिला 2 जेड प्लस आई जेड, जेड कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला 2 1 प्लस आयोटा जेड, यही आपका आंसर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। बस उसके बाद क्या करना, अरेंज करना। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, मैंने यहां पर एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके निकाला, आप चाहें तो वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि एनालिटिक है ये, एक्स और वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप चाहें तो एफ डैश जेड डेल यू बाई डेल वाई प्लस आई डेल वी बाई डेल वाई करके भी निकाल सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड p such that the function fz expressed in polar coordinates as fz is equal to this is analytic। पोलर कोऑर्डिनेट का मैंने आपको अभी बताया नहीं है, नेक्स्ट उसमें बताएंगे, अभी पहले आज के क्वेश्चन देखते हैं एनालिटिक के।